चलिए बेटा शुरू किया जाए। आ, भारत के भूगोल में बेटा आज पढ़ना है भारत की जलवायु, यही ना बेटा? तो थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद लिखते हैं। जब भारत का हम लोग परिचय देख रहे थे तो उसमें ये देखा कि कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत से बीच से जब गुजरती है तो भारत को दो जलवायु की दशाओं में बांटती है। कर्क रेखा से उत्तर की ओर जो भारत का भूभाग बनता है, बोले बेटा, यही है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो भारत में इसके ऊपर का जो हिस्सा है भूगोल के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए क्या बेटा? ट्रॉपिकल, बोले। और इसके नीचे का इलाका क्या होना चाहिए बेटा? सॉरी 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 सॉरी, ऊपर का इलाका ट्रॉपिकल नहीं बेटा, टेम्परेट होना चाहिए, है ना? टेम्परेट होना चाहिए। और नीचे का जो इलाका है वो होना चाहिए क्या बेटा? ट्रॉपिकल। हिंदी में अगर कहें तो ये होना चाहिए शीतोष्ण और ये होना चाहिए उष्ण। और वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा कि ये ऐसा हो नहीं पाता, होना चाहिए था, हो नहीं पाता। तो हो क्या पाता है बेटा? हो ये पाता है कि नीचे के तीन ओर से समुद्र और ऊपर से हिमालय। तो पूरे भारत को आप यूं कहें कि एक तरह से भारत को ये पैक कर लेते हैं। और इधर से क्या बेटा? सागर। अब भारत की जो जलवायु की दशा है वो अब इसके अकॉर्डिंग नहीं रह पाती। वहां पे मैंने बताया था कि हिमालय इसको शीतोष्ण होने नहीं देता ढंग से, और सागर इसे उष्ण होने नहीं देता ढंग से। एक अजीब तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन भारत में, जो भूगोल को एकदम दरकिनार कर देती है और कहती है कि हमारा प्रभाव रहेगा इसके ऊपर। तो मैंने आपको बताया था एक विशिष्ट जलवायु की दशाएं भारत में मिलती हैं, स्पेशल ज्योग्राफिकल पर्सनैलिटी भारत को मिलती है। और ये पर्सनालिटी अगर आप देखें भारत का व्यक्तित्व ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, तो पूरे साल भर मुझे लगता है कि गर्मी डोमिनेट करती। चाहे उष्णकटिबंध में तो डोमिनेट करेगी, शीतोष्ण की तरफ भी आप देखो तो ओवरऑल गर्मी डोमिनेट करती है। तो अब क्या बोला जाए भारत को? जलवायु के आधार पर कुछ न कुछ तो बोला ही जाएगा। तो कहा गया कि इसको हम लोग पवन के आधार पर डिमार्केट कर लेंगे, क्योंकि उष्मा का जो वितरण है वो कमोबेश पूरे भारत में एक ही है। और विंटर्स में कुछ महीने, महीने क्या कुछ दिन छोड़ दो, तो ओवरऑल हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। और जिसको आप ठंडक कहते हो यूरोप में तो उसको गर्मी कहा जाता है। भाई 18 डिग्री 19 डिग्री का टेम्परेचर में हम लोगों को ठंडा लगता है, क्योंकि हम हाई टेम्परेचर पर रहने वाले लोग हैं। तो जहाँ 16 डिग्री 14 डिग्री टेम्परेचर होता है तो उसमें हम लोगों का स्वेटर वेटर सब निकल जाता है। यूरोपियन उसमें शर्ट पहन के घूमते हैं, हाफ पैंट पहन के घूम रहे होते हैं। हाँ भाई, तो ओवरऑल आप देखते हो भारत में क्या है बेटा? गर्मी डोमिनेट करती है। तो कुछ नाम देना पड़ेगा। भूगोल में जो भारत की जलवायु के लिए नाम दिया गया वो नाम है बेटा मानसूनी जलवायु। यानी भारत की जलवायु के लिए एक शब्द गढ़ा गया और उसका नाम रखा गया भारत की जलवायु कैसी होगी बेटा? मानसूनी जलवायु होगी। क्लियर है? अब ये मानसूनी का क्या मतलब है? मानसून शब्द तो हम लोग को जब सुनाई देता है तो मुझे लगता है उसका अर्थ हम लोग बारिश और इससे लगाते हैं। अरे भाई अखबारों में मीडिया मानसून आ गया, मानसून चला गया, मानसून रुक गया, ये सब बोलते रहते हैं। तो बोल बोल के दिमाग में एक ऐसा प्लाट उन लोगों ने फिक्स कर दिया कि हम लोगों को समझ में आता है कि मानसून माने वर्षा, और मानसून माने वर्षा नहीं होता। एक्चुअल में एक अरबी भाषा का शब्द है बेटा मौसम, उसी से ये सब डिराइव हुआ है मानसून। इसके मायने सिर्फ ये होता है कि हवाओं के क्रम में परिवर्तन। तो जहां हवाओं के क्रम में परिवर्तन होगा उसे मानसून कहा जाएगा। अब परिवर्तन का मतलब वर्षा कहां से आ गया? तो कहां से आ गया वो भी जरूरी है। हवाओं के क्रम में एक परिवर्तन ऐसा होता है
जिसमें यहाँ वर्षा नहीं होती, और एक परिवर्तन ऐसा होता है कि वर्षा होने लगती है। तो मानसून माने वर्षा नहीं होता, हवाओं के क्रम में परिवर्तन होता है। अब हवाओं के क्रम में कुछ ऐसा परिवर्तन हो कि पानी बरसने लगे, वो बात अलग है। एक ऐसा परिवर्तन होगा इसमें नहीं बरसेगा, उसे भी मानसून बोलेंगे। तो मानसून माने कहीं से वर्षा का लेना देना नहीं है। क्लियर है बेटा? अब भारत की जो जलवायु है वो कैसे निर्धारित की गई, क्या क्या ऋतुएं निर्धारित की गई? आपको पता है कि भारत में भूगोल के अकॉर्डिंग 4 स्पष्ट ऋतुएं हैं, और साहित्य के हिसाब से देखें तो भारत में तो इतनी ऋतुएं हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन एक गंभीर ग्रीष्मकाल जैसी स्थितियां आती हैं, एक शीतकाल, एक शरद काल और एक वर्षा काल। ये 4 ऋतु को हम लोग मानते हैं कि भारत में है। तो थोड़ा शुरुआत किया जाए बेटा, फिर आपको डिमार्केट करके समझाते हैं। देखिए, अक्षांशों के विस्तार से थोड़ा सा इस पर चर्चा हुई थी शुरू में। अक्षांशों के विस्तार से यह स्पष्ट होता है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा कहां से बेटा? भारत के मध्य से गुजरती है, जो भारत को 2 कटिबंधों में विभाजित करती है। कितना बेटा? 2 कटिबंधों में विभाजित करती है। क्लियर हुआ? कर्क रेखा से उत्तर की ओर शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण माने बेटा टेम्परेट, तथा कर्क रेखा से दक्षिण की ओर उष्ण, उष्ण माने ट्रॉपिकल। ठीक है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता। क्लियर है बेटा? तो भूगोल का अध्ययन और भूगोल की परिभाषा, जो हमने विश्व का भूगोल पढ़ा, वो तो कुछ और ही कहानी कह रहा है, बोले। लेकिन व्यवहार जब हम लोग देखते हैं भारत में आके, तो जो भूगोल कह रहा है वैसा नहीं होता। वैसा नहीं होने का कारण मैंने बताया था। इसका कारण सिर्फ इतना है कि उत्तर की ओर हिमालय इसको घेर के बैठा हुआ है, और दक्षिण की ओर से सागरों ने इसको 3 ओर से घेरा हुआ है, और ये भूगोल की ज्यादती को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। क्लियर है बेटा? एक विशिष्ट जलवायु की दशा मिल गई। अब क्या कहें, भारत को उष्ण कहें ओवरऑल, कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, ये भी नहीं कह सकते। शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध का फीचर नहीं दिखता। शीतोष्ण में कुछ उष्ण का असर दिखता है, और उष्ण में कुछ शीतोष्ण का असर दिख जाता है, बहुत नॉमिनल। अरे बहुत सिंपल सी बात है बेटा, लू दक्षिण भारत में चलना चाहिए ना। सबसे अधिक गर्मी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ रही है ना, लू उत्तर भारत में चलती है। भाई उष्ण कटिबंध जिधर है उधर बवाल हो, हम तो शीतोष्ण कटिबंध में, लेकिन हमारे यहाँ बवाल कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में सागर टेम्परेचर को फुल फॉर्म में आने नहीं देते, और जहां जहां कोस्टल एरिया होगा, जहां जहां समुद्र होंगे, वो अपना दायित्व निभाएगा। वो टेम्परेचर नहीं बढ़ने देगा, वो टेम्परेचर नहीं घटने देगा। ये प्रॉपर्टी है। आप कहेंगे हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो जाता? क्योंकि हमारे यहाँ जब ताप विश्वत खिसक के कर्क रेखा पे चली आती है,
ताप विद्युत पढ़ा है ना। यानी सूर्य की लंबवत किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं तो कर्क रेखा जब ताप विद्युत बन जाती है तो फिर आपको बचाने सागर नहीं आता, क्योंकि सागर कह देते कि भाई देखो मेरा इलाका नहीं है, जो मेरा इलाका है हम उसकी निगहबानी कर रहे हैं, हम पूरे भारत की निगहबानी नहीं करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर वो भी थोड़ा सागरों से घिरा वाला इलाका होता तो यहाँ भी लू नहीं चलने पाती। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा लिखें। हिमालय तथा सागरों की अवस्थिति ने, संक्षेप में बेटा, हिमालय तथा सागरों की अवस्थिति ने भारत को एक विशिष्ट जलवायु की दशा उपलब्ध कराई है। भारत को एक विशिष्ट जलवायु की दशा उपलब्ध कराई है। जिसमें पूरे वर्ष संपूर्ण भारत में, जिसमें पूरे वर्ष संपूर्ण भारत में उष्णता प्रभावी होती है। पूरे भारत में कौन बेटा? उष्णता प्रभावी होती। सहमत है? यानी भारत में गंभीर शीत की स्थिति उत्पन्न नहीं होती पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ दें तो, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों से कटिबंधों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों का अपना कटिबंध होता है अकॉर्डिंग टू हाइट। हिमालय जैसा पर्वत अगर प्रायद्वीपीय भारत की ओर होता तो उत्तर की ओर है, अलग बात है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की ओर होता तो हिमालय पर टाइगा से लेकर टुंड्रा सारी जलवायु की दशाएं मिलती। बस ऐसे समझो ना कि धरती, देखो जैसे जब आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो तो आपको लगभग हर जलवायु की दशा मिलती है ना। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय मिलता है ना, ध्रुवीय कटिबंधीय मिलता है ना। और ध्रुवीय क्षेत्रों में अगर आप जाओगे जहां बर्फ ढका होता है तो वहां टाइगा और टुंड्रा हर वनस्पति मिलती है। तो यहां से अगर ऊपर की ओर बढ़ोगे तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, टैगा वनस्पति, एल्पाइन वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति सब मिलती है। कहाँ? क्षैतिज। बस इसी को वर्टिकल कर दो तो पहाड़ क्या होते हैं, इसी को वर्टिकल कर दिया जाता है। जब इस पे चढ़ोगे तो सारी जलवायु की दशा मिल जाएगी आप जो विषुवत रेखा से ध्रुवों को जाते समय मिलती है। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पे जितनी जलवायु की दशाएं क्षैतिज रूप से मिलती हैं, हिमालय में उतनी ही जलवायु की दशाएं वर्टिकल मिल जाती हैं। तो आप मान लो कि आप ध्रुवों तक पहुंच गए, बस हिमालय में 5000 मीटर के ऊपर चले जाओ, आप पहुंच गए पोलर रीजन में, जहां चारों तरफ आपको सिर्फ बर्फ और बर्फ ही नजर आएगी और कुछ भी नहीं दिखेगा। समझ पा रहे हैं बेटा मैं क्या कह रहा हूं? इस तरह की कंडीशन बेटा वहां क्रिएट हो जाती है। तो पर्वतों की हालत तो अलग है, उनको छोड़ दीजिए, उनकी अपनी दुनिया है, वो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। लेकिन ताप के आधार पे, अक्षांशों के आधार पे अगर आप देख रहे हो क्षैतिज रूप से, तो भारत में वह नहीं हो पा रहा है जो भारत में होना चाहिए था। भारत में वह हो रहा है जिसे स्थानीय कारक प्रभावित कर रहे हैं। और स्थानीय कारक कौन है बेटा? हिमालय और सागर। इनकी भूमिका कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लिखें, इसी कारण भारत की जलवायु को एक विशेष पहचान दी गई। मुख्य परीक्षा होने जा रही बेटा इसी महीने में, मैंने इस साल के पीसीएस की मुख्य परीक्षा इसी महीने में होने जा रही है। तो अभी भी सूचना मिली, हमारे संस्थान के एक छात्र रहे तो वो भी दे रहे हैं, कई लोग दे रहे हैं, कोई साल खाली नहीं जाता बेटा।
लेकिन ये है कि आप अभी पढ़ रहे हो, अभी मुख्य परीक्षा दे दो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है बेटा, मेच्योर होने में, तैयारी को पूरा होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो बच्चे झंडे गाड़े हुए, संस्थान का नाम कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा हुआ है, अच्छा लगता है भाई। जो सिपाही की तैयारी करने आए और सिविल की तरफ मूव कर ले और फिर उसका रिजल्ट आने लगे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और क्या, चलो बेटा आगे बढ़े। क्या लास्ट लाइन बोल दो बेटा जरा। हाँ, एक विशेष पहचान दी जाती है जिसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। कोई शब्द परिष्कृत नहीं है बेटा, कोई भी शब्द आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्लियर है बेटा। अब ये मानसूनी क्या है, इसको थोड़ा सा बेटा डिटेल में हम लोगों को जानना पड़ेगा। लिखें, पैरा चेंज करके लिखें, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से, वैसे अरबी भाषा में इसको मौसम ना कहके मौसम कहते हैं, अरबी भाषा के मौसम शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ पवन के क्रम में परिवर्तन से है। पवन के क्रम में क्या बेटा, परिवर्तन से है। लिखे, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण, उत्तरायण माने नॉर्थ वर्ड, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण 6 महीने पवन सूर्य के उत्तरायण होने के कारण 6 महीने पवन, देखो गड़बड़ हो गया है बेटा, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है पढ़ा है वाहिदा, तो कोई बहुत परेशानी नहीं है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण, थोड़ा सा ठीक करोगे। एक्चुअल में गड़बड़ जानते हो क्यों हुई? दिमाग मेरा लखनऊ पहुंच गया था। कोई वजह थी कि मैं वहां सोचने लगा, तो इसी में बस हो गई गड़बड़, दिमाग जरा भी भटका तो खेल खराब हो जाता है। नहीं, मैं लखनऊ एक यूनिवर्सिटी में चला गया अभी थोड़ी देर खेल के, तो उसी में हो गया गड़बड़। चले बेटा, क्या लिखा, उत्तरायण होने के कारण ताप विश्वत, उस लाइन को थोड़ा हटा दो बेटा, ताप विश्वत कर्क रेखा पर स्थापित हो जाती है। ताप विश्वत कहाँ बेटा, कर्क रेखा पर स्थापित हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु दाब की पट्टियों का खिसकाव उत्तर की ओर हो जाता है। हो जाता है, सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण, सूर्य के दक्षिणायन माने साउथ वर्ड, सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ताप विश्वत थर्मल इक्वेटर, ताप विश्वत पूर्व स्थिति में स्थापित हो जाती है। पूर्व स्थिति में स्थापित हो जाती है। तो स्पीड देखा आपने, 1 सेकंड में लखनऊ पहुंचे। ठीक है, और मुझे लगता है कि 1 सेकंड में वापस भी चले आए।
और वो भी यूनिवर्सिटी में घूम घाम के, है ना, किसी डिपार्टमेंट में जाके। तो कहा जाता ना कि मन से तेज कहाँ कोई है ना बेटा। देखो, हम मनुष्यों के बारे में एक कहावत है कि हम एक बार में एक काम करते हैं, हम एक बार में एक से अधिक काम नहीं कर सकते। करने का प्रयास कर सकते हैं आप, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि जब कार चलाइए तो फोन पे बात ना करें, क्योंकि समस्या है कि दिमाग अगर डाइवर्ट हुआ, और जरूर हो जाएगा, तो आपकी ड्राइविंग से ध्यान हट जाएगा, पूरा ध्यान बातचीत में लगा लोगे। वैसे आजकल बड़े एक्सपर्ट हैं सब, ठीक है, गर्दन टेढ़ी करके भीड़ भाड़ में खूब बाइक वाइक चलाते हुए निकल जाते हैं, वो अलग बात है। तो ये अभ्यास से हुआ है, ये दिमाग से नहीं हुआ। थोड़ा सुन लो, बड़ी मजेदार बात आपको बताते, याद आ गया। अभी मैं उस फेज में जा रहा हूं, मैंने जो एक फेज आता है ना, उस फेज की ओर मैं बढ़ रहा हूं, तो मैं सोचूंगा कुछ और बोलूंगा वही जो मुझे बोलना है। तो धीरे धीरे मैं उस फेज की ओर बढ़ रहा हूं, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन होता यह है बेटा कि याददाश्त हमारे दिमाग में ही नहीं, याददाश्त हमारी मसल्स में भी होती है। पता नहीं समझ पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। जैसे आज की डेट में जब आप बाइक चलाते हो तो दिमाग से नहीं चलाते, चलती है खुद, बोल नहीं रहे। लेकिन जब पहली पहली बार सीखा था तो दिमाग से चला रहे थे, किधर ब्रेक है, किधर एक्सीलेटर है, किधर क्लच है, ये सब दिमाग से चलता है। आज की डेट में खुद चलता है। तो मेमोरी अब दिमाग फ्री हो गया, अब यानी दिमाग का अब बर्डन नहीं है, माने यूं कहें तो ऑटो प्रोग्राम बन गया। तो अब जब वो काम आप करते हो तो दिमाग फ्री रहता है। आजकल जो देखते हो बच्चे लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं और बात भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके पीछे वजह है मसल स्टोन है, दिमाग से काम ही नहीं करना है। मैं यकीन से कह रहा हूं बेटा, अगर एक व्यक्ति लंबे समय से बाइक चला रहा है तो भीड़ भाड़ में कब ब्रेक मारना है उसको सोचना नहीं है, वो अपने से ब्रेक दब जाएगा, अपने से हॉर्न बज जाएगा, सब ऑटो मोड में हो, ऑटो पायलट हो जाता है। तो दिमाग फ्री होता है तो बतिया लेते हो। तो मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन मेरी आवाज ऑटो मोड में चली जाए, दिमाग मेरा फ्री हो जाए, हम कुछ सोचते सोचते रहें और जो बोलना है वो बोलते रहें। लगभग 60-70% तक मैं पहुंच गया हूं, तो बस 100% का इंतजार है। मैं सोचूंगा कुछ और बोलूंगा कुछ और, लेकिन इसी में अभी प्रैक्टिस में गड़बड़ा गया थोड़ी देर के लिए। तो हम हैं एक्चुअल में मोनोटोनिक। अब जैसे आपने देखा होगा, थोड़ा अनुभव और शेयर कर लें, कि जैसे हमारे पास बंदूक हो, हम लेके बैठे हों और हम हाई अलर्ट पे हों, और एक पल भी गफलत हुई और अचानक बुलेट फायर होने लगा, गोलियां चलने लगी, एक नॉर्मल पर्सन जानते हो क्या करेगा? वो 5 से 10 मिनट सेकंड के लिए शॉक्ड हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अचानक धाए धाए की आवाज आने लगे तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाऊंगा, 5 से 10 मिनट। उसके बाद हम एक्टिव होंगे, वो पहला रिफ्लेक्शन बॉडी का जो आएगा वो आ जाएगा। वो रिफ्लेक्शन ये होगा कि आंख बंद कर लो, छुप जाओ, ये आएगा। यानी अपने आप को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो। 5 से 10 सेकंड के बाद हम सक्रिय होंगे। मेरे पास भी अगर बंदूक होगी तो हम भी अपनी बंदूक निकालेंगे कि कहां से क्या हो रहा है। और 5 सेकंड, अरे साहब, ऐसी बंदूकें हैं कि 1 मिनट में 600 गोलियां दाग देती हैं। 60 सेकंड में 600 गोलियां दागती हैं। तो 1 सेकंड का एवरेज निकाल लो, और 5 सेकंड तो आप साग लो, और 5 सेकंड में 30 गोलियां घुस जाएंगी शरीर में। रिएक्शन क्या करेंगे आप? तो इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो हमारे एनएसजी के बच्चे हैं, ब्लैक कैट कमांडोज हैं, वो दिमाग से नहीं काम करते, उनकी मसल स्टोन है। बुलेट फायर हुई, बुलेट चलेगी, उंगली ट्रिगर पे दब ही जाएगी, पोजीशन ले ही लेंगे। तो उनको रातों दिन इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है कि उनकी मसल स्टोन हो जाए। अच्छा, एक चीज बताओ,
अब मुझे नहीं आइडिया है कि आप उस फेज में पहुंचे हो कि नहीं, लिखते समय भी हमारी मसल स्टोन हो जाती है। शब्द अभी दिमाग सोच नहीं पा रहा है, तब तक लिखा गया। उस फेज में चले जाते हैं लोग जब खूब लिखते पढ़ते हैं, तो दिमाग अभी सोच रहा है क्या लिखना है, तब तक लिखा गया, आपकी मसल स्टोन हो रही है। ये सब बेटा फेज आता है जब आप किसी कार्य को निरंतर कर रहे होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं, तो आता है, लेकिन टाइम लगता है, तो आ जाएगा जरूर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो कुल मामला मिला जुला के क्या था बेटा, थर्मल इक्वेटर का मामला था। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो ताप विश्व उत्तर की ओर जाता है, लेकिन उत्तर की ओर कहां तक चला जाता है बेटा, कर्क रेखा तक। बोले, और एक दिन मैंने आपको बताया था कि ताप विश्व जितना उत्तर की ओर जाता है उतना दक्षिण की ओर नहीं जाता। अब सारे ज्ञान की बेटा यहाँ जरूरत पड़ेगी, जो कुछ आपने अब तक पढ़ा है सबको अब कट पेस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल में भारत की जलवायु बेटा ना भूगोल के सबसे कठिनतम इलाकों में है। नहीं, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगा, हम लोग पढ़ के निकल लेंगे, लेकिन जो भूगोल के वैज्ञानिक हैं उनके लिए सबसे भयानक स्थिति है कि वो भारत के मानसून को कैसे समझें, क्योंकि इतने वेरिएबल, इतने चर, इतने कंपोनेंट कि कब क्या हो जाए कहना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर है बेटा? इसका परिणाम क्या होता है, यानी ताप विद्युत के हस्तांतरण का परिणाम यह होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 6 महीने हवाएं सागरों से स्थल की ओर और 6 महीने पवन स्थल से सागर की ओर चलते हैं। मोटा मोटा अगर कह लो तो स्थलीय समीर और समुद्री सीर का बृहद विस्तार हो जाता है। भाई द वे आपने पढ़ा है बेटा, स्थलीय पवन, समुद्री पवन, इनका प्रभाव कहाँ होता है, तटों पे होता है, कोस्टल एरिया में होता है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इसका बृहद विस्तार हो जाता है। यह स्थलीय और समुद्री समीर ही तो है। 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चला करते हैं और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चला करते हैं, लेकिन इस खाली कोस्टल एरिया में नहीं, एक बृहद विस्तार हो जाता है, जिसमें ग्लोबल जो पवन का क्रम है, वैश्विक पवन का क्रम है, वो इसमें असर छोड़ने लगती है, इसका विस्तार हो जाता है। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा लाइन जोड़ लें, फिर हम आपको समझाते हैं विस्तार से। लिखें, भारतीय उपमहाद्वीप में 6 माह पवन सागरों से स्थल की ओर, छह महीने क्या बेटा, सागरों से स्थल की ओर, जबकि 6 महीने पवन स्थल से सागर की ओर चलते हैं। तो पवन के क्रम में परिवर्तन हो रहा है, आया ना? तो पवन के क्रम में अगर परिवर्तन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, मानसूनी पवन कहेंगे। क्लियर हुआ बेटा? हो गया ना भारत की जलवायु? बंद कर दिया, आगे चला जाए? नहीं, अभी नहीं बेटा, अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी तो थोड़ा सा परिचय हुआ है, तो अभी बहुत देर तक साथ रहना बेटा, बड़ा टॉपिक है, मुझे वक्त दीजिएगा, हम आपको समझाएंगे। अब ऊपर हेडिंग बना लो बेटा, हेडिंग नहीं बनाओ, मुझे बनाने दो, फिर आप बनाना वैसे ही। एक बच्चा कोई कल शाम को आया, ठीक नहीं लगता किसी का नाम वाम लेना, उचित नहीं है, तो कौन ध्येय कोचिंग है, कौन कोचिंग है, तो उसका भूगोल का नोट्स लेके आया, तो कहा कि सर ये देखिए ठीक है, तो देखा मैंने, तो मैंने कहा मेरा देखा, तो कहा कि आपका सर कुछ बेहतर लगा, दोनों नोट्स हाथ से लिखा हुआ, कुछ बेहतर लग रहा है। हम कहे फीस का कुछ डिफरेंस है, तो वहां 1.5 लाख रुपया दे के आए।
समस्या यही है बेटा कि आपके दिमाग में हमेशा एक कीड़ा घुसा रहता है कि कुछ जादू हो रहा है वहां। कहीं कोई जादू नहीं हो रहा है। अफसोस खाली ये है बेटा कि एक बार जाके देखो, है ना। वो जाके देखते नहीं, इसलिए हम बताते बताते हमारा हलक सूख जाता है। एक बार कभी मौका मिले और छुट्टी उट्टी मिल जाए, 2 4 10 दिन के लिए जाओ, आंख खुल जाएगी, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पढ़ाई में कोई मेरिकल नहीं है और फोकट में यहां से पीसेस रिजल्ट नहीं आता। और मैं आपको बताऊं, मैं पीसेस का रिजल्ट उन बच्चों के साथ देता हूं जिनका साथ माँ बाप भी नहीं देते। वो भी आज समर्पण कर चुके हैं। तो उम्मीद की कोई किरण नहीं बची है। पढ़ने वाले लग नहीं रहे हो, क्योंकि पढ़ने वाले अगर लग रहे होते तो दिल्ली इलाहाबाद कभी का भेज दिए होते। अरे माँ बाप खेत बाड़ी बेच के भेज देंगे आपको। तो जो छठे छठाए बदमाश रह गए इधर, ठीक है, नहीं बच्चियों को छोड़ के, बच्चियों के अपनी सामाजिक कारण है। तो जो छठे छठाए बदमाश रह गए उनको यहाँ भेज देते हैं कि चलो नहीं हो तो इधर ही जाओ। उनके साथ भैया रिजल्ट देते हैं। और जो इधर उधर निकल जाते हैं ना, वो भी अगर आ जाए तो कहर बरपा देंगे। वो क्या रिजल्ट देंगे? क्योंकि हम लोग जमीन पे काम करते हैं, हवा में नहीं काम करते। वहां हवा में काम होता है। तो कुल मिला जो है, तो अभी एक बताया ना, एक बच्चा भी एस वो सिपाही उपाही के बैच में था। तो फिर पता नहीं क्या उसके मन में आया, कहा कि सर सिविल में आके पढ़ सकते हैं। हम कह रहे हम इसीलिए चलाते ही हैं। तो सिविल में आके पढ़ने लगा। तो अभी सूचना मिली है कि मुख्य परीक्षा 28 तारीख से देने जा रहा है। यही आजमगढ़ में ही। कोई कर सकता है बेटा। अभी आपको डर लग रहा होगा, डरिए, डरना भी चाहिए, लेकिन बिल्कुल बेटा डरने की चीज नहीं है। एक दिन जब आप उस फेज में पहुंचोगे ना, और जरूर पहुंचोगे, तब आपको लगेगा कि यार बेवजह डर रहे थे। ऐसा कुछ डरने वाली चीज है ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा जैसे आपके दिमाग में होगा कि जो लोग टॉपर हैं वो कोई बड़े विशेष प्रकार के हैं, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा 19-20 का अंतर आ गया। 19-20 का अंतर यह आया कि आपसे जाने अनजाने थोड़ी लापरवाही हो गई, सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं किया। उन लोगों ने सिस्टमेटिक ढंग से काम किया। और कभी कभी कहते हैं ना बेटा कि जो जीता वही सिकंदर। बाकी यहाँ कोई अंतर नहीं है। और ये लोग समझते हैं। आपकी भी तैयारी है, सबकी तैयारी है। तीर निशाने पे किसी का लग गया, 1 2 क्वेश्चन से वारे न्यारे हो रहे हैं, बस वो जीत गया, वो शहंशाह हो गया और आप बेकार हो गए। ऐसा कुछ नहीं बेटा, हिम्मत से जुटे रहिए। इनकी औकात बताते हैं हम, इनकी हैसियत बता देंगे। बस ये है कि गिव अप नहीं करना है, सरेंडर नहीं करना है, आत्मसमर्पण नहीं करना है। आखिरी क्षण तक जूझेंगे, आखिरी क्षण तक संघर्ष करेंगे। बस मैंने अपनी लाइफ में यही फिलॉसफी सीखी है बेटा, और मुझे लगता है कि वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि कभी घबराया नहीं जाता है। मुश्किलें हैं बेटा, इसमें कोई शक नहीं है। संघर्ष जारी करिए, संघर्ष होने दीजिए और लड़ते रहिए आखिरी क्षण तक। तो मुझे लगता है कि हो जाएगा सब कुछ। एक उदाहरण बताते हैं बेटा, मेरे साथ जो घटित हुआ वो बता रहा है। एक बार हेलीकॉप्टर पायलट की वैकेंसी आई एयरफोर्स में। उसमें मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एविएशन कॉलेज से बीएससी कर रहा था। तो उसमें यह था कि जो बीएससी कर रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, लास्ट ईयर में हूँ, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने भी कर दिया। और मैंने थोड़ी किया, बहुत लोगों ने किया। तो ये बनारस में एएफएसबी है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है, तो वही बुलाया गया। लेकिन ये बड़ा अजीब लगा कि यार ना कोई परीक्षा ना कोई कुछ, और ऐसे बुला लिया गया। तो खैर मैं गया। तो ये मालूम चला कि यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। माने यहाँ पे एक टेस्ट होगा। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपका एक टेस्ट लाइफ में एक बार होगा। वो पूरी लाइफ में एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता। या तो यस होगा या तो नो होगा। नो अगर हो गया तो फिर कभी पलट के एयरफोर्स को देखिएगा भी मत। अगर यस हो गया तो जरूरी नहीं कि पायलट हो जाओ।
हाँ, बस ये आपको प्रमाणित कर दिया गया कि आपके अंदर पायलट होने की क्षमता है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर दूसरी बार आपका वो टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो टेस्ट लाइफ में सिर्फ एक बार होता है। इसको बोला जाता है PABT टेस्ट, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। वो लाइफ में सिर्फ एक बार होता है किसी बच्चे का। अगर यस हो गया तो वो हमेशा आपके जीवन भर यस रहेगा, और नो अगर हो गया तो ऑलवेज नो रहेगा, वो दोबारा फिर आप दे नहीं सकते, अलाउड नहीं है। तो मुझे ये सब नहीं पता था, मैं खैर गया वहां देने, तो वहां भीड़ भाड़ देख के तो मैं दंग रह गया। मुझे लगा अकेले मैं ही जा रहा हूँ वहां तो साहब ठीक ठाक भीड़ थी। तो एक विंग कमांडर आए और उन्होंने कुछ एक प्लेन का मॉडल लिया, मॉडल होता है ना छोटा सा, तो प्लेन का मॉडल लिया, वो अंग्रेजी अंग्रेजी में को समझा रहे थे, एकदम धुआंधार इंग्लिश बोले जा रहे थे, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं भी पीछे बैठा। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ प्रयास प्रयास करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आए हैं, फिर यहाँ से निकलना है। अब वो कई चीजें बता रहे थे प्लेन को लेके, डिटेक्ट कर रहे थे, वो लेफ्ट विंग राइट विंग धमाका क्या क्या, वो मुझे पल्ले पड़ नहीं रहा था कुछ, और अंग्रेजी अंग्रेजी ऐसे ही कम समझ में आती थी, तो थोड़ा सा परेशानी हुई। तो मैं वेट कर रहा था कि वो टेस्ट के बारे में ब्रीफ कर रहे थे, बता रहे थे बच्चों को, क्योंकि वो टेस्ट पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं था। तो टेस्ट शुरू हुआ, बुकलेट देख के मेरे होश उड़ गए। बुकलेट लग रहा था कि कई सौ साल पुरानी बुकलेट है। हाँ, एकदम पन्ना वन्ना अजीब तरह का, टेप ओप से चिपकाया उपाया भी जगह जगह। तो वो एक्चुअल में उनका सीक्रेट वो टेस्ट पेपर रहता है, वो उसको यूज करते हैं, फिर आपसे ले लेते हैं। तो देखा भैया, तो प्लेन के बारे में सब तमाम पैरामीटर थे, और 15 मिनट में करने थे 75 क्वेश्चन। तो शुरू हो गया भाई, 15 मिनट बीतने में टाइम ही कितना लगता है। तो 2 मिनट तक मैं देख रहा था इधर उधर, सब एकदम धुआंधार किए जा रहे हैं, और मुझे ये लग रहा था कि मैं एक नहीं कर पाऊंगा, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो 2-3 मिनट तक तो मैं ऐसे ही भ्रम में पड़ा रहा कि क्या करें क्या करें। फिर मेरा मन हुआ कि कुछ मत करो, लेकिन फिर अंदर से ग्लानि हुई कि यार इलाहाबाद से बनारस आए हो तो हाथ पैर चलाओ नहीं होगा तो नहीं होगा। तो खैर मैंने भी कोशिश किया, और उसमें सब कुछ टेस्ट नंबर मिला हुआ था। फिर रिजल्ट बताया जाने लगा, टेस्ट हुआ, और एक और टेस्ट हुआ साथ में, वो भी 10 मिनट में शायद 40 या क्या ऐसे करके था, बहुत डिटेल मुझे याद नहीं आ रहा। तो हॉल में बैठाया गया तो सबको चेस्ट नंबर मिला था, चेस्ट नंबर मतलब पहनना रहता। फिर वही विंग कमांडर दिखा उसी हॉल में, फिर अंग्रेजी में कुछ बोला, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस बार मेरे ऊपर नाराज हो गया, कहा यू तो बस उनका कहने का मतलब था कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मुझे लगा ध्यान देने की यहाँ जरूरत भी नहीं है, यहाँ बस अब निकल लेने की जरूरत है। तो भाषण वाषण दिया, तुरंत रिजल्ट बताया जाने लगा। अब चेस्ट नंबर बोलना शुरू किया। अब मेरी सांस थोड़ी हटकी थी, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रहा था कि जैसे चेस्ट नंबर वो बोल रहा था तो रेगुलर बोल रहा था, जैसे चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 3, चेस्ट नंबर 5, चेस्ट नंबर 6, चेस्ट नंबर 8, मैंने इतने लंबे लंबे समय पे एक आध ठो मिस हो रहा था। तो मुझे ये समझ में आया कि यार देखो, एक तरफ से सब हो रहे हैं, इक्का दुक्का बीच में गायब हो रहे हैं, और ये नालायक मेरा बोलेगा नहीं मैं तय। हुआ भी यही, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, मेरा 59 था, तब पे हो गया था, मैं श्योर था। बहरहाल फिर मैं देखा भैया कई लोग मेरी ओर आ रहे हैं बधाई देने। मैंने कहा किस बात का भाई? तो वो एक्चुअल में बोल जब रहा था तो उसने कुछ कहा, मैंने सुना नहीं। उसने ये कहा कि जिसका चेस्ट नंबर मैं कॉल कर रहा हूं वो तुरंत यहां से बाहर जाए।
हाँ हाँ, तो कहा कि तुरंत बाहर जाइए और काउंटर से अपना पेमेंट लीजिए और निकल लीजिए। तो मैं तैयारी कर ली, ठीक है। तो बाद में मालूम चला ना ना ना, आपको नहीं जाना है। तो 20-25 बच्चे उसमें से स्क्रीन आउट हो गए। देखो लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती है ना कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वहां मुझे एक लेसन मिला सीखने को कि डोंट गिव अप। आप कभी भी गिव अप मत करिए, लड़िए। नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करना। और कभी कभी बस इसी चीज की दरकार होती है और आप निकल जाते हैं। सिविल सर्विसेज में यही सब है, डोंट गिव अप। 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, 1 महीना बचा है, अपनी ताकत झोंक देंगे, आखिरी क्षण तक लड़ेंगे, जो होगा सो होगा। तो लड़ाके लोगों की यहाँ आवश्यकता है और भगोड़े लोगों की आवश्यकता नहीं है कि तैयारी किए और फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो फिर डर गए, घबरा गए। ना ना, जूझते रहिए, वक्त आएगा आपका। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे देखिए बेटा, बोर्ड पे नजर रखिए। भारत की जो जलवायु है क्या है बेटा? मानसूनी जलवायु। ये तो लिख ही लिया आपने। तो मानसूनी जलवायु का अभिप्राय क्या है वो थोड़ा सा डिटेल में देखिए। कहा जाता है कि पूरे भारत की जो जलवायु है इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। क्लियर बेटा? ये डायग्राम बनाओगे और इसी डायग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, पढ़ाते समय इसी डायग्राम पे काम करूंगा। एक हम लोग कहते हैं क्या बेटा? शुष्क मानसून काल। एक को क्या कहते हैं बेटा? शुष्क मानसून काल। शुष्क माने ड्राई। और एक को हम लोग कहते हैं क्या बेटा? आर्द्र मानसून काल। ठीक है? नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे दो, मौका देंगे बेटा आपको बनाने के लिए। पहले इस पे ध्यान दो, घबराओ मत कि नहीं मिटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शुष्क मानसून काल को हम फिर दो भागों में बांटते हैं। क्लियर बेटा? एक को हम लोग कहते हैं क्या बेटा? शीतकाल। तो शीतकाल किस में चला गया? शुष्क मानसून काल में चला गया। ठीक है? और एक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ग्रीष्म काल। ये भी किस में चला गया? शुष्क मानसून काल में। अब आर्द्र मानसून काल में आइए। एक को हम लोग कहते हैं शरद काल। शरद काल किस में चला जाएगा? आर्द्र मानसून में। और एक को कहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई कोई नहीं है, मुझे लिखना है, मैं किधर भी लिख दूंगा, लेकिन पहले इसको लिखो तो महीना सही बैठ जाएगा, माने मंथ जो है उसकी क्रोनोलॉजी सही हो जाएगी। इसको लिख लो बेटा, पहले क्या? वर्षा काल और फिर शरद काल, लास्ट में लिखो शरद काल। तो एक्चुअली में पूरा एक चक्र दिखेगा आपको। शीतकाल, ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शरद काल, फिर शीतकाल। शरद काल के बाद क्या आता है? शीतकाल आता है। अब ये जरा देखना है कि कब से कब तक, माने इसका ड्यूरेशन कब से कब तक है। तो शुष्क मानसून कब से कब तक है बेटा? तो मैं थोड़ा अपने हिसाब से लिखूंगा, अपने हिसाब से समझिएगा। D/2 2 J/2। इसका आविष्कार हमने किया है। ठीक है? इसका पेटेंट मैं कराने वाला हूं। नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, आधा दिसंबर से आधा जून। लो, कौन सा इसमें बड़ा भारी रॉकेट साइंस है भैया जो नहीं समझ में आ रहा? अब आधा दिसंबर लिखने की जगह पे D/2 मैंने लिख दिया, क्या परेशानी है? आधा दिसंबर से लेके आधा जून तक। आधा जून मतलब 15 जून तक। और यहां फिर J/2 टू D/2 हो गया ना एक साथ। 15 जून के आगे से लेके 15 दिसंबर तक। ये 15 दिसंबर के आगे से लेके 15 जून तक। ठीक है? अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं।
तो ये है बेटा D/2 माने 15 दिसंबर के बाद से लेके फेब तक। कहां तक बेटा? फेब। इसको हम लोग क्या मानते हैं बेटा? सेब का। और फिर नहीं, हर जगह आधा नहीं, मार्च से लेके J/2। तो देखो बैठ गया ना सही, यहां से लेके यहां तक। अब बीच में तो और महीने आएंगे ही ना, बोल नहीं रहे। तो आधा दिसंबर से लेके, आधा दिसंबर माने पहला वाला आधा नहीं, बाद वाला आधा। और आपने महसूस किया होगा कि 15 दिसंबर के बाद से मामला तेजी से ठीक होता है। ठंडक का मामला सही ढंग से अनुभूति होने लगती है आफ्टर 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर के आगे से लेके फरवरी तक आधिकारिक रूप से हम लोग इसको क्या मानते हैं बेटा? शीतकाल। और फिर मार्च से, फरवरी के बाद कौन सा महीना शुरू होता है? मार्च। मार्च से लेके 15 जून तक हम लोग मान लेते हैं कि हमारे यहाँ ग्रीष्मकाल है। बोल नहीं रहे। J/2 यानी 15 जून के आगे से लेके ऑफिशियली हम मानते हैं कि हमारे यहाँ वर्षा का प्रारंभ 15 जून से हो जाता है। तो 15 जून के आगे से लेके कहां तक बेटा? सितंबर। क्लियर है? जो महीना आपका चल रहा है, तो अब समाप्ति की बेला है, यानी वर्षा काल अब धीरे धीरे फिनिश हो रहा है और लग भी रहा है। ये बेटा अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक। तो 15 दिसंबर से पहले और 15 दिसंबर के आगे। ये 15 दिसंबर से आगे है, ये 15 दिसंबर से पहले। एक डायग्राम थोड़ा बना लो बेटा, फिर इसी पे बात करते हैं। हटना उठना होगा तो बता देना भाई, मैं हट जाऊंगा। तुम अपने हिसाब से लिखना, अगर मेरा हिसाब समझ में आ रहा है तो बड़ा अच्छा है, तो इसको अपने हिसाब से लिख लेना, है ना बेटा? 15 दिसंबर के बाद, है ना बेटा? हम तो समझ पा रहे हैं। अब D/2 दोनों जगह दिख रहा है, पता नहीं क्या मतलब है इसका। यहाँ D/2 का मतलब है 15 दिसंबर के बाद, और वहां D/2 का मतलब है 15 दिसंबर के पहले। यहाँ J/2 का मतलब है 15 दिसंबर तक, और यहाँ J/2 का मतलब है 15 दिसंबर के आगे, अरे सॉरी 15 जून के आगे। ठीक है बेटा? चलिए अब एक एक की बेटा चर्चा हो, एक एक की हम बात करेंगे।
हाँ, जो जितना गंभीर होगा उसको उतनी गंभीरता से बात करेंगे। क्लियर है? तो शुरुआत करिए। ग्रीष्मकाल। अच्छा, इसको लिखवा दें 2 लाइन में कि समझ जाओगे घर पे? कि लिखवा दें कि भारत के मानसून को 2 भागों में बांटते हैं, शुष्क मानसून काल और अर्ध मानसून काल। ठीक है बेटा? मुख्य परीक्षा में आता है। भारत के मानसून का वर्णन करिए, है ना बेटा? और मैं यकीन से कहता हूं बेटा कि कोई वर्णन मत करो, खाली ये डायग्राम बना दो, तो 60% नंबर तो आपको हर हाल में मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है जब इसी को लिखेगा, जो बनाया है इसी को शब्दों में लिख डालेगा तो मतलब क्या है? डायग्राम ही चीख चीख के कह रहा है, शब्दों से लिखने का क्या मतलब है? जब आप देखो, हमें अपनी बात आप तक पहुंचानी है। जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं तो आपको अपनी बात एग्जामिनर तक पहुंचानी है। किसने बताया कि शब्दों से ही पहुंचाया जाता है? बातें कई तरीके से की जाती हैं। जैसे कहीं बीच में मैंने सुना आई टॉक करना, आंखों से बात कर लेते हैं लोग, है ना? हाँ, एक्चुअल में मेरा छोटा वाला बेटा थोड़ा नॉटी है। तो स्कूल में एक बार मैं उसके पेरेंट मीटिंग में गया, तो उनकी क्लास टीचर ने बताया कि सर ये बहुत बदमाश है, ये आई टॉक करते रहते हैं। तो मैं पहली बार ये शब्द सुना तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या। जैसे आंखों से, इशारों से बच्चे आपस में बातचीत कर लेते हैं, तो बाहर निकलना है या भाग जाना है या क्या करना है, तो वही सब मतलब। दूसरा, इशारों से बात करें। हाँ, क्यों नहीं? कोड वर्ड में बात करें। आपकी बात सामने तक जानी चाहिए, और जितनी गंभीरता से, जिस भी माध्यम से अपनी बात आप सामने तक पहुंचवाए, मिशन कामयाब हुआ। मिशन कम्युनिकेशन को पूरा करना होता है। एक बच्चा था बड़ा शरारती मोहल्ले का, है ना? छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 8 साल 7 साल वाले, 9 साल वाले, वो थोड़ा छोटा ही था, 7 8 साल का, बहुत शरारती था। तो मोहल्ले के सारे बच्चों को वो ट्रेनिंग देता था, प्रशिक्षण, गाली देने का। वो पता नहीं कहां से सब आविष्कार कर डाला था, नई नई तरह तरह की गालियों का। और बच्चे आके प्रैक्टिकल घर में करते थे, ट्रेनिंग उधर लेते थे। अच्छा, वो 6 साल का 5 साल का बच्चा है, वो घर में आके अपने परिवार के किसी सदस्य को कुछ ऐसा शब्द प्रयोग कर ले, तो वो तो शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये नालायक क्या बोल रहा है। उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसे उस गाली का मतलब ही नहीं पता। लेकिन प्रशिक्षक इतने जोरदार थे कि प्रॉपर ट्रेनिंग दिए और बताया कि ये जाके घर पे बोलना है। बहुत बदमाश था, आखिरी बदमाश था। तो घर वाले एकदम परेशान हो गए कि अरे ये मैंने कहा से ये सब, घर में तो ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो पता लग गया, नहीं वो कुख्यात व्यक्ति थे मोहल्ले के। तो जो बच्चा था ना, ख्यातिलब्ध था। तो पता चल गया कि इसी की करतूत है, यही करता है बदमाशी। तो सारे बच्चों को चेतावनी दे दी गई कि उसके साथ नजर न आना नहीं, कोई कोई दिखेगा नहीं उसके साथ। तो हुआ क्या कि तय हो गया कि भाई अब कोई उसके साथ नहीं रहेगा। लेकिन बच्चे है ना, दोस्ती थी तो उनका मन तो होता ही था, घर वाले मना किए थे। तो एक आध बार वो आया बुलाने, तो उसको नहीं मालूम था घर पे चेतावनी मिल गई है सबको। तो गेट पे आया बुलाने, अरे फलाने आओ खेलने चलते हैं। घर वालों ने कहा नो, उसके साथ नहीं जाना है। तो सब जाता था घर बुलाने कि आओ खेलते हैं, ये करते हैं, तो खेलने ही जाते थे सब। लेकिन खेल खेल में ही प्रशिक्षण हो जाता था। तो घर वाले सब मना कर, जब वो बुलाने जाता था किसी को कि आइए आओ खेलने चलते हैं, तो घर वाले कहते नहीं नहीं, उसके साथ तुमको खेलने नहीं जाना है। बहुत शातिर था वो। मोहल्ले में हो ना, कभी न कभी तो मुलाकात होगी। अरे कहीं नहीं होगा, शादी विवाह किसी आर्टी पार्टी में कहीं ना कहीं तो मिलोगे, मुलाकात होगी। सबको फिर ट्रेनिंग दिया, कहा देखो बुलाने नहीं आएंगे, कि तुम्हारे घर वाले जब मुझे देख लेते तो आने नहीं देते। कहा तब? कहा अब ताली बजाएंगे।
ठीक है, तो तुम्हारे घर के पास आके मैं 3 बार ताली बजाऊंगा, तो घर वाले भी नहीं समझ पाएंगे कुछ, और तुम किसी बहाने से निकल लेना। जब वो किसी घर के पास आके 3 बार ताली बजाता होगा, तो ताली तो हर कोई सुनता होगा भाई, आवाज तो सबके कान में जाती होगी, लेकिन सब कुछ नहीं समझ पाए। समझने वाला सब समझ गया कि गुरुजी आ गए हैं, ठीक है, प्रशिक्षण अब शुरू होने वाला है। तो क्या था, दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होना चाहिए बेटा, और बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन होता है विजुअल। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप जब सड़कों पे चलते हैं तो कहीं कहीं सड़क के किनारे विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, वहां एक वार्निंग लगी होती है। एक चित्र बना होता है, एक बच्चा बैग लेके भागता हुआ, है ना, बैग लेके दौड़ता हुआ, ऐसे ही मैंने काम चलाओ कि देख के लग जाए कि बच्चा है बैग लेके जा रहा है। चित्र बनाने की जगह पे ये क्यों नहीं लिख दिए, वो ज्यादा आसान भी था कि विद्यालय है, गाड़ी कृपया धीरे चलाएं, ये भी तो लिखा जा सकता था। अरे, एक आर्ट बनाने से बढ़िया लिख लेना है ना, इजी वर्क है ना, आसान काम है ना, लेकिन वो चित्र बनाया जाता है। एक बच्चे का छोटा सा फिगर, भले ही शैडो फॉर्मेट में रहता है, लेकिन एक चित्र रहता है, एक बैग लेके बच्चा जाता हुआ दिखता है। जानते हो क्यों? अगर ये लिखा जाता कि सामने विद्यालय है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, तो गाड़ी आपकी ऑलरेडी धीरे चल रही है, और सामने पढ़ते पढ़ते सामने से निकल जाते हैं। ठीक है, और चित्र का इम्पैक्ट इतना क्विक होगा कि जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी फिगर पे, पूरी कहानी ही समझ में आ जाएगी। तो कभी कभी बेटा विजुअल ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है ऑडियो की तुलना में, है ना। तो जो आप लिखते हो वो वीडियो है, वो ऑडियो थोड़ा ही है, लिखना भी वीडियो है, लेकिन जो फिगर आप बनाते हो, चित्र बनाते हो, उसका तो जो इम्पैक्ट होता है कि पूछो मत। बस अपनी बात एग्जामिनर तक पहुंचा दीजिए। टेलीपैथी जानते हैं ना, तो कॉपी में कुछ मत लिखिए, एग्जामिनर के दिमाग तक पहुंचा दीजिए। तो नहीं जानते आप टेलीपैथी। एग्जामिनर को सिर्फ ये जानना है कि आपको उस विषय की जानकारी है कि नहीं। तो चाहे चित्रों के माध्यम से बताइए, चाहे शब्दों के माध्यम से बताइए, चाहे जैसे बताइए। चित्रों के माध्यम से वह बता पाते हैं जिनकी विषय की व्यापक समझ होती है, और शब्दों के माध्यम से तो हर कोई बता लेता। इसीलिए एग्जामिनर से बहुत हाईली इंप्रेस होते हैं जब आप। लेकिन एक बात की, जबरदस्ती हर जगह चित्र नहीं बनाना चाहिए। आगे के वर्षा का वर्णन करी तो पानी बना रहे हैं, बरसात दिखा रहे हैं, ये सब फालतू वाला काम नहीं। जहां आपको दिखे, जगह दिखे, वहां ये सब करिए। शुरुआत करें ग्रीष्मकाल। देखिए, भारत में ग्रीष्मकाल का प्रारंभ, भारत में ग्रीष्मकाल का प्रारंभ मार्च से मान लिया जाता है, क्योंकि 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें, क्योंकि 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें कहां बेटा, विषुवत रेखा पे पड़ती हैं। इसके उपरांत सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। सूर्य की लंबवत किरणें कहां बेटा, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहां है बेटा, उत्तरी गोलार्ध में है।
इस कारण ग्रीष्म का प्रभाव स्पष्ट होने लगता है। इस कारण ग्रीष्म का प्रभाव स्पष्ट होने लगता है। ठीक है बेटा। हाँ, सूर्य की लंबवत किरणें जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवेश करती हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्मता प्रखर होने लगती है, तेज होने लगती है। तेज होने लगती है। अब थोड़ा इसका इंपैक्ट बेटा देखना है, समझना है। क्लियर है? वो ये समझना है बेटा, अरे खाली लिखो मत बेटा, थोड़ा सुनो। ये समझना है कि मार्च के बाद सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो किधर चली जाती है बेटा? उत्तरी गोलार्ध की ओर चली जाती है। यानी अगर आप डायग्राम देखो तो कुछ ऐसी स्थिति, ये इक्वेटोर है। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ होती हैं बेटा? ठीक विषुवत रेखा पे लंबवत होती हैं। लेकिन 22 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें प्रवेश कर जाती है कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। और हम कहाँ हैं बेटा? उत्तरी गोलार्ध में। बोल नहीं रहे, कुछ ऐसी स्थिति है हमारी। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि अप्रैल तक आते आते सूर्य की लंबवत किरणें भारतीय भूभाग पे पड़ जाती है। लेकिन पहला जो इंपैक्ट होना चाहिए था वो प्रायद्वीपीय भारत में होना चाहिए था, जो नहीं होता, जो नहीं होता प्रायद्वीपीय भारत में। और कारण आपको पता है कि समुद्र अपनी मोर्चा खोल दिए होते हैं, यानी समुद्र अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे होते हैं। धीरे 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 अप्रैल के लास्ट तक जब हम पहुंचते हैं और जब हम मई के महीने में आ रहे होते हैं तो सूर्य की लंबवत किरणें अब कर्क रेखा की ओर पहुंच रही होती हैं। और जब वो कर्क रेखा की ओर पहुंच रही होती हैं तो सागरों का इलाका अब छूट रहा होता है। समुद्र तो मोर्चा खोल के बैठे ही हैं। अब जब सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी भारत पे पड़ने लगती है तो उत्तरी भारत बहुत तेजी से दहकने लगता है। खास करके राजस्थान और पाकिस्तान का जो पूरा इलाका है बहुत गर्म हो चुका होता है। और चूंकि ये सागरों की टेरिटरी के बाहर है इसलिए यहाँ जो कुछ होता है उसमें सागरों का कोई दखल नहीं होता। इसीलिए जो गर्मी है वो उत्तरी भारत में ज्यादा प्रखर हो जाती है, प्रायद्वीपीय भारत में प्रखर हो ही नहीं पाती। ऐसा नहीं है कि इंसुलेशन वहां कम आता है, लेकिन सागर उसको बढ़ने नहीं देते। लेकिन जैसे जैसे उत्तरी भारत की ओर बढ़ता है, कर्क रेखा के आसपास बढ़ता है, वो पूरा राजस्थान से लेके पूरे उत्तर भारत का इलाका भीषण गर्म हो चुका होता है। और दुर्भाग्य ये यहाँ मदद करने वाला इनका कोई नहीं है, इसलिए भीषण गर्मी का असर शुरू होने लगता है। क्लियर है बेटा? अब हमारे यहाँ ग्रीष्म काल में भी कुछ वर्षा हो जाती है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यानी वर्षा काल के प्रारंभ के पहले, बोले बेटा, ग्रीष्म काल में वर्षा होने लगती है। बोल नहीं रहो बेटा। ज्योग्राफी में इस प्रकार की वर्षा के कई नाम हैं और हर नाम पे आपको असर रखना होगा। जब हम वर्षा पढ़ा रहे थे तो जानबूझ के कई नाम हम आपको लिए थे ताकि आपके दिमाग में रहे। जैसे एक मैंने कहा था टी सावर, नहीं लिया था नाम? जोर से बोलो। नहीं पढ़ाए थे तो पढ़ाएंगे, वो पढ़ाए होते तो भी पढ़ाते, नहीं पढ़ाए हैं तो भी पढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ ग्रीष्म काल जब शुरू होता है और उसके बाद आप देख लो क्या आता है बेटा? वर्षा काल। तो हम ग्रीष्म से शुरुआत किए हैं ना बेटा, हम वर्षा काल तक आएंगे, हम शरत काल तक आएंगे और फिर लौट के शीतकाल पे आएंगे। तो पूरा क्रम चलता रहता है। तो हमने शुरुआत कहाँ से किया बेटा? ग्रीष्म काल से। थोड़ा महत्व है। तो हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जब हम वर्षा काल के नजदीक पहुंच रहे होते हैं ग्रीष्म काल से, तो वर्षा काल से पूर्व ही हमारे यहाँ कुछ वर्षा होती है और कुछ वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनका नाम सुनो और नाम लिखेंगे हम लोग, आज नहीं लिखेंगे, आज नाम सुनिए खाली। एक हम लोग कहते हैं टी सावर,
एक को हम लोग कहते हैं कॉफी सावर, एक को हम लोग कहते हैं मैंगो सावर, और एक को कहते हैं बारडोई सीला। नाम सुना है? सतर्क ही रहना इस बार, क्योंकि मेरा मन अंदर से कह रहा है कि इस बार तो हल्ला मचेगा कस के। एक और वर्षा है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं ये कहाँ होती है? चाय की वर्षा, कॉफी की वर्षा, धमाका वर्षा, आम की वर्षा तो रटे हो गए। ये असम में होती है, और मुझे लगता है आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, असम में बाढ़ बाढ़ आके शुरू में ही निपट गई। अरे अभी तो ढंग से हमारे वर्षा शुरू ही नहीं हुई थी कि असम एकदम डूबने लगा था बारडोई शिला के कारण। अब इसको पढ़ोगे ना तो ये बड़ा मजेदार एक कहानी है। बारडोई शिला एक बच्ची का नाम है, असम की किदवंती के अनुसार। उसी के नाम पे वर्षा काल से पहले जो वहां वर्षा होती है उसको हम लोग बारडोई शिला के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा आगे एक लाइन लिख लो, फिर चर्चा कल करेंगे। कल नहीं करेंगे, कल तो शायद संडे है। चलो परसों करेंगे। हाँ लिखें, ग्रीष्म काल के समापन के समय अर्थात वर्षा काल से पूर्व भारत में कुछ वर्षा हो जाती है, कुछ वर्षा हो जाती है जिसे हम पूर्व मानसून की वर्षा कहते हैं, प्री मानसून की वर्षा कहते हैं। प्री मानसून का मतलब, हम मानसून तो अभी आना है लेकिन उसके पहले की झांकी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री। जैसे मेंस तो अभी आना है, पहले तो प्री है ना, वही वाला प्री, कि असली बवाल के पहले का छोटा बवाल। तो ये प्री मानसून की जो वर्षा है, आज लिस्ट बनाइए बेटा, ठीक है? और हम इस पर विस्तार से आपसे बात करेंगे। लिखें, पहला, अंग्रेजी हिंदी सब बोलेंगे बेटा, है ना? पहला मैंगो सावर, हिंदी में आम की वर्षा या आम्र वर्षा। अगला चेरी ब्लाजम, कॉफी की वर्षा। चेरी ब्लाजम ऑब्लिक कॉफी की वर्षा। अगला चाय की वर्षा, चाय की वर्षा भैया जी। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? टी सावर। तो जब हम लोग वायुमंडल पढ़ रहे थे और वायुमंडल में जो आर्द्रता वर्षण पढ़ रहे थे, तो कुछ नाम वाम नहीं आया था इस टाइप का? नहीं आया था, कोई बात नहीं। वैसे कोशिश करते हैं कि एक बार वहीं आपसे बात कर लें, ताकि दोबारा जब यहाँ बात करें तो ये अपरिचित ना लगे। लेकिन नहीं लगेगा अपरिचित बेटा, घबराइए नहीं, हम है ना, छूटेगा कुछ भी नहीं। कोशिश होती है दो दो बार हो जाए, ऐसी चीज है। 12 हो गया बेटा? चाय की वर्षा लिखा, ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा नॉर्वेस्टर। ऑब्लिक करके क्या लिखेंगे बेटा? नॉर्वेस्टर। ऑब्लिक करके लिखिए काल बैसाखी। काल बैसाखी, ये सब गर्मी का मामला है बेटा, यानी ग्रीष्म काल के समापन में या वर्षा काल के प्रारंभ के समय, है ना? अगला बेटा बारदोई शिला लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश किसी में लिखिए, यही लिखना होगा।
ठीक है बेटा, तो आज यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे, बात करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।